तो हम लोग यहाँ पर सेंटर ऑफ मास कंसीडर कर लेंगे, जिससे कि पूरे सिस्टम का मास एक जगह पर आ गया। तो पूरे सिस्टम का मास अगर एक जगह पर आ गया तो यहां से डिस्टेंस हो जाएगी L/2, और इसके लिए आपको अगर सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना है तो बहुत ही आसान, mr ओमेगा स्क्वायर, बस r की जगह क्या रख दोगे, L/2। रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर रोटेटिंग रॉड क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर, या फिर आप r की जगह पर क्या रख देंगे, L/2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहां पर F लिखेंगे हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू L। इसमें एक पॉइंट है, और जैसे यहां तक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन अगर हम देखें तो यहां पर एक और क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है कि जैसे अगर इसमें किसी भी पॉइंट पर टेंशन आपसे पूछ दी जाए कि यहां पर टेंशन क्या होगी या यहां पर टेंशन क्या होगी, हालांकि वो अभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट वो भी क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है ऐसे। तो उसमें हम आपको डेरिवेशन नहीं कराएंगे, बस आपको ऐसे समझा देंगे कि डेरिवेशन कैसे होता है, लेकिन आप उसमें क्या करेंगे, जस्ट उसका फॉर्मूला है वो याद कर लो। अगर बाई चांस कभी पूछ दिया गया क्वेश्चन तो कर लेंगे, और उसमें निकालने का मेथड वही रहेगा जैसा हम लोगों ने सीखा था न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में। जैसे किसी भी पॉइंट पर अगर आपको टेंशन निकालना है, जैसे मान लो यहाँ पर टेंशन निकालना है, तो हम लोग यहीं पर कट कर देंगे, और कट करके हम लोग यहाँ पर एक मासलेस स्ट्रिंग बांध देंगे। तो आप सोचो कि अगर ये घुमाया जाएगा तो यहाँ पर जो टेंशन होगी वही इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स देगी ना। यानी कि अगर हम ये निकाल लें कि इसको घुमाने में जो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, तो उसी को हम क्या कह देंगे, टेंशन। इसको घुमाने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है वही यहां पर क्या हो जाएगी, टेंशन। तो अब इसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स अगर आपको निकालना तो कैसे निकालोगे, अगेन तरीका वही रहेगा कि जैसे ये L है, ये डिस्टेंस x है, तो इधर का क्या बचेगा, L माइनस। अगर हम देखें तो मास पूरे में डिस्ट्रीब्यूट है, तो अगर इतने पार्ट का मास निकालना हो तो हमें पता है न्यूटन लॉ में आपको सिखाया जा चुका, मास पर लेंथ वाले कॉन्सेप्ट से आप इतने पार्ट का मास निकाल सकते हैं। फिर आप इस पूरे मास को कंसीडर करेंगे इतने पार्ट के सेंटर ऑफ मास पर, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहां से L माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 पर हो जाएगा। तो आप सोचो कि ये मास जो पूरा इतने पार्ट का है वो यहां रखा हुआ है, और यहां से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x प्लस L माइनस एक्स बाई 2, और डिस्टेंस पता चल गई, इसका मास पता चल गया, अगेन क्या कर दोगे, mr ओमेगा स्क्वायर। तो बस उसी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वही सीधे हम लोग याद कर लेते हैं। ठीक है, तो रिजल्ट आएगा यहाँ पर T जो टेंशन हो जाएगी, T इज इक्वल टू, अब देखो बिल्कुल ऐसे ही रिजल्ट आएगा जैसे इसमें आया हाफ m ओमेगा स्क्वायर, तो इसमें भी आएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर, लेकिन ये जो L वाला पार्ट है यही बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर, और ब्रैकेट में L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई आ जाएगा नीचे L। यहां पर x की L स्क्वायर नीचे नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ऊपर L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है लेकिन नीचे L है। तो आप यहां सारी वैल्यूज रखेंगे, x जहां पर आपको निकालना है, मिड पॉइंट पर, यहां पर कहीं पर भी जो भी आपको x दिया जाए रखकर आप टेंशन निकाल सकते हैं। नोट कर लेंगे, नोट कर लिया। तो ये जो केसेस थे ये थे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के। अब हम लोग आ जाते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पर। तो अंतर दोनों में क्या रहता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में, स्पीड का। यूनिफॉर्म है तो स्पीड कांस्टेंट, नॉन यूनिफॉर्म है तो स्पीड वेरिएबल। तो जैसे अगर आप किसी भी पेंडुलम को जैसे आप ऐसे घुमा रहे हैं वर्टिकल सर्किल में, तो अगर हम वर्टिकल सर्किल में घुमाएंगे तो वहां पर mg लगेगा, मतलब एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी लगेगा, नीचे एक तरह से वेट लगता है। तो आप वहां पर देखेंगे कि जब वो नीचे से ऊपर जाएगा तो g नीचे की तरफ खींचेगा तो उसकी स्पीड कम होगी, और जब ऊपर से नीचे आएगा तो g डाउनवर्ड हो जाएगा, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, यानी कि स्पीड वेरी करेगी। तो अगर स्पीड वेरिएबल हो गई तो इसका मतलब वो मोशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसमें जैसे हम लोग पहले भी समझ चुके हैं कि उसमें नेट एक्सलेशन क्या होगा, टेंजेंशियल क्या होगा, एंगुलर क्या होगा, वो सारी चीजें हम लोग पहले कर चुके हैं। लेकिन अब हम लोग यहाँ पर कुछ स्पेशल केसेस देखने जा रहे हैं। तो इसमें जैसे होता क्या है, कुछ बुक्स में या कुछ जगह पर सिर्फ एक पर्टिकुलर केस पढ़ा दिया जाता है, उसमें एक पर्टिकुलर केस की जस्ट ये कंप्लीट रिवोल्यूशन करेगा तो उसके लिए क्या चीजें रहेंगी। देखा जाए तो वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस होता है, लेकिन कई बार क्वेश्चंस ऐसे भी जैसे जो जनरल पॉइंट्स हैं वैसे भी बनाया जा सकता है, या जो ये जस्ट कंप्लीट रिवोल्यूशन की कंडीशन, इसके अलावा कुछ और आपसे पूछा जा सकता है।
तो जब हम पढ़ने ही जा रहे हैं तो हम पूरा केस पढ़ेंगे, मेन तो वही पार्ट रहेगा, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम लोग दो दो लाइन पढ़ लेंगे तो हमें पूरे केस का नॉलेज हो जाएगा, फिर हम कहीं पर भी कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ये जो आगे हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इस वाले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, इसमें दो फार्मूले मेन है, एक ये वी स्क्वायर का फार्मूला मेन है और दूसरा ये टी का फार्मूला। तो आप यहां पर अगर देखेंगे तो सब कुछ आपको रटना नहीं है, जैसे आप हर चीज याद करने की कोशिश करेंगे तो सब कुछ याद नहीं रख पाएंगे क्योंकि भूल जाता है, फिर कंफ्यूजन हो जाता है। तो मेन ये दो फार्मूले याद करेंगे और उसके अलावा सिर्फ आप कुछ कंडीशंस होंगी वो याद रखेंगे। और जैसे ये वाला जो केस है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये वाला केस, ठीक है। तो इसमें ये जो वैल्यूज यहाँ लिखी गई हैं इनको याद कर लेना बस, बाकी सब कुछ याद नहीं करना है, वो जरूरत पड़ने पर हम लोग तुरंत निकाल लेंगे। तो कैसे करेंगे, कैसे आप निकालेंगे, वो हम डेरिवेशन करके आपको यहाँ पर समझा देंगे और बाकी आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी अगर आपको ये दो मेन फार्मूले याद हैं। तो जो ये मेन फार्मूले आगे आएंगे v का और t का, ये याद रखना पड़ेगा। तो ये फार्मूले कैसे हम लोग कैलकुलेट करें, कैसे निकालते हैं, उसको पहले हम लोग समझ लें। पहले डायग्राम देख लो आप। जैसे यहां से मान लिया इस बॉडी को घुमाया जा रहा है ऐसे वर्टिकल सर्किल में, तो ये ए पॉइंट है, यहां पर उसको एक वेलोसिटी दी गई u। फिर मान लिया कुछ डिस्टेंस हम आगे गए, तो अगर हम कुछ आगे गए मतलब एंगल यहां पर कितना बनना है, थीटा। तो इस लोकेशन पर जब हम पहुंच रहे हैं तो इसका डाउनवर्ड वेट हो गया mg। यहां पर अगर इसी को हम आगे की तरफ बढ़ा दें तो चूंकि ये और ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, और इस mg का इधर कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा, इधर कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा। वेलोसिटी यहां पर हो गई v के बराबर। तो आप खुद ही देखो कि जब ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो इस v के ये अगेंस्ट काम कर रहा है ना, और इसीलिए इसकी स्पीड को ये कम कर देगा। तो आपको यहां पर अगर v निकालना है, जैसे इस लोकेशन पर अगर आपको v कैलकुलेट करना है तो हम लोग यहां पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर लेंगे। लेकिन हम आपको पहले बता देते हैं कि हमने पहले आपको ये चीज बता भी रखी है कि अगर हम सर्कुलर मोशन में है या प्रोजेक्टाइल मोशन में है तो वो जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है उसको हम यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। यानी कि अगर हम यहां से यहां तक के ले जाएं तो है तो ये सर्कुलर, लेकिन हम इक्वेशन कौन सी यूज कर सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस है प्लस, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो माइनस, ऊपर से नीचे आते तो प्लस हो जाता, तो माइनस 2gh यही आएगा सॉल्व होकर। बस यहां पर h की वैल्यू रखते हैं और h की वैल्यू आपको हम पहले बता चुके हैं क्या हो जाएगी, r ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा। ये बता चुके हैं ना इतना पार्ट कि अगर ये यहां से यहां गया थीटा एंगल तो ये कितना ऊपर जाएगा, h इक्वल टू r ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा। इसीलिए वो कई जगह पर यूज हुआ, देखो पहले भी यूज कर चुके हैं, तो इसीलिए उसको हमने अलग से ही आपको बता दिया था कि उसको याद कर लो। तो यहां पर बस h की वैल्यू रख दो, सॉल्व कर लो। लेकिन अभी जैसे कुछ जगह पर हम ये चीज करके बता चुके हैं, लेकिन इस केस के लिए हमने नहीं बताया अभी, तो हम यहां पर फिर आएगा यही, लेकिन हम डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे नहीं, हम डेराइव करके ही लिखेंगे इसे, ठीक है। तो आपको देखो यहाँ डेरिवेशन दिखाया जा रहा है। देखो जब यहां से हम लोग चलेंगे इस लोकेशन से यहां पर, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, लॉस होगा, गेन लॉस होगा, क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं ना, तो यहां पर स्पीड ज्यादा होगी, यहाँ कम हो जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी जब ऊपर जाएंगे तो गेन, तो पोटेंशियल में अगर गेन हो रहा है तो काइनेटिक में लॉस ही होगा। तो यहाँ पर यहां से आगे लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी में, तो जब लॉस लिखते हैं तो लिखते हैं इनिशियल माइनस फाइनल, यानी कि लिखेंगे हाफ mu स्क्वायर माइनस हाफ mv स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी में गेन, अगर h डिस्टेंस ऊपर जाते हैं तो गेन कितना, mgh के बराबर होता है, लिखवा चुके हैं ना आपको। कहीं से भी h डिस्टेंस ऊपर गए तो गेन, और वहीं से अगर h डिस्टेंस नीचे गए तो लॉस। गेन होगा mgh, ऊपर से नीचे आएंगे तो वही चीज लॉस हो जाएगी mgh के बराबर। तो आप देखो इक्वेशन क्या बनी, हाफ mu स्क्वायर माइनस हाफ mv स्क्वायर, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज mgh के बराबर। गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, mgh हाफ mu स्क्वायर माइनस mv स्क्वायर। अब यहां पर देखो जो m है ये तो हो जाएगा कैंसिल, ठीक है, और ये 2 यहां से कॉमन निकलेगा, इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। अगर हम v इधर लाएं 2gh इधर ले जाएं तो इक्वेशन वही आ गई ना, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। यानी कि आगे कभी भी अगर आपको जरूरत पड़े ऐसी, तो आपको अगर ऐसा कोई सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन दे दिया जाए, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का, तो आपको किसी भी पोजीशन पर अगर वेलोसिटी निकालनी हो तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर लो, यू स्क्वायर माइनस 2gh। और h को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने अलग से ही आपको सिखा दिया। मतलब अगर ये फार्मूला भूल गए
तो हम उसे तुरंत डराइव भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा टाइम हमें नहीं लगेगा। ये तो हमें सीधे पता है। और h की वैल्यू r1 माइनस कॉस थीटा, बस यहां से माइनस मल्टीप्लाई यहां पर बाहर निकाल लिया गया, तो जब माइनस बाहर निकालोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस 2gr cos थीटा माइनस 1। ठीक, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gr cos थीटा माइनस 1। ठीक, तो ये फॉर्मूला आप टिक कर लो कि ये हमें रट लेना है अच्छे से। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gr cos थीटा माइनस 1। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टेंशन के लिए। तो अब टेंशन के लिए यहां पर क्या करेंगे, देखो टेंशन निकालना है, तो हम लोग यहां पर देखते हैं कि जो पार्ट के लिए घूम रहा है सर्कुलर मोशन में, तो अगर वो सर्कुलर मोशन करेगा तो सीधी सी बात है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब टुवर्ड सेंटर, तो अगर आप देखो तो टुवर्ड सेंटर टी लग रहा है, लेकिन अपोजिट भी तो लग रहा है। तो अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, जो कि कर ही रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे, नेट फोर्स देखेंगे इनवर्ड, तभी तो हो पाएगा ये। तो नेट फोर्स इनवर्ड ही होगा, और वो कितना होगा, टी माइनस एम जी कॉस थीटा। तो टी माइनस एम जी कॉस थीटा उसको प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल, मतलब एम वी स्क्वायर बाई आर। तो आप देखो यहां पर नेक्स्ट पेज पे यहां पर वही लिखा गया है, टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। बाकी देखो ये कैलकुलेशन किया गया, आपको करके दिखा दिया गया है कि यहां पर वी स्क्वायर की वैल्यू रख दी गई, तो ये पहले तो इसको इधर ले गए और फिर यहां पर ये वी स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे। तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, वी स्क्वायर क्या है, एम बाई आर यहां पर रख दिया अलग, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2gr cos थीटा माइनस, वही ऊपर जो फॉर्मूला भी टिक कराया गया। ठीक, इसके बाद यहां पर इसे ओपन किया गया है और उसके बाद इसे थोड़ा सा अरेंज कर लिया गया है। तो अरेंज करने के बाद वो सब कैलकुलेशन है, पढ़ लेना, ठीक है, उसमें कुछ ऐसा बताने लायक है नहीं। तो ये फाइनल अरेंज करके फॉर्मूला लिखा गया है, और ये फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना है, टी इज इक्वल टू एम बाई आर, फिर ब्रैकेट में यू स्क्वायर प्लस जी आर 3 cos थीटा माइनस 2। तो ये फॉर्मूला हम लोगों को रट लेना है। तो ये दोनों फॉर्मूले हमें याद रखने, इसको भी टिक कर लेंगे, ये फॉर्मूला भी हमें याद रखना है। ठीक है, और अगर ये दोनों फॉर्मूले आपने याद कर लिए तो फिर आगे आपको कोई फॉर्मूले ज्यादा याद नहीं करने पड़ेंगे, एक दो चीजें ऐसी हैं बस वो आपको दिमाग में रखनी है, और इसी के बेसिस पर आप चीजों को अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो टी इज इक्वल टू एम बाई आर यू स्क्वायर प्लस जी आर 3 cos थीटा माइनस 2। अब जरा यहां से देखते हैं, अगर हमें मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन देखनी है, जैसे अगर हम देख रहे हैं कि जब बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है तो उसका थीटा चेंज होगा ना, क्योंकि थीटा हमने जो लिया है एंगल, थीटा एंगल वर्टिकल से लिया गया ना, तो जैसे जैसे ये बॉडी ऊपर जाएगी थीटा इसका चेंज होता जाएगा। तो अगर थीटा चेंज हो रहा है तो यहां पर जो टेंशन है वो भी तो चेंज होगी। तो आप यहां से सोचो कि अगर टेंशन आपको देखना है मैक्सिमम मिनिमम, तो आप देखो मास तो कांस्टेंट है, रेडियस जो है वो भी कांस्टेंट है, जो इनिशियल आपने दी वेलोसिटी वो भी कांस्टेंट है, जी आर सब कुछ कांस्टेंट, सिर्फ थीटा छोड़ दो तो बाकी इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर cos थीटा मैक्सिमम होगा तो टेंशन मैक्सिमम, cos थीटा मिनिमम होगा तो टेंशन मिनिमम हो जाएगी, और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 0 1 और मिनिमम वैल्यू -1। तो +1 रखेंगे तो आप सोचो क्या आएगा, +1 रखोगे 3 - 2 हो जाएगा, मतलब 1, यानी कि क्या आएगा सिर्फ जी आर। और अगर आप -1 रखोगे मिनिमम वैल्यू के लिए तो -3 - 2 -5, तो क्या आ जाएगा -5 जी आर, वो मैक्सिमम टेंशन मिनिमम टेंशन। तो हम लोग ये चीज निकाल के रख लेते हैं यहाँ पे। तो उसी के आगे यहाँ पर थोड़ी सी जगह है तो वहीं पर हम लोग लिखेंगे, for t is equal to t max, cos theta is maximum is equal to 1. It implies that theta is equal to 0 डिग्री। और थीटा 0 का मतलब कौन सा पॉइंट, ए बी या सी, अरे बोलो, ए पॉइंट हो जाएगा। थीटा 0 का मतलब स्टार्टिंग वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इसका मतलब क्या है, दैट इज एट पॉइंट ए। ए पॉइंट पर जब वो होगा यानी कि लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन सबसे ज्यादा होगी। तो फॉर t इज इक्वल टू टी मैक्स cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम दैट इज 1, थीटा 0, तो ये होगा दैट इज एट पॉइंट ए। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे t मैक्स इज इक्वल टू m बाई आर यू स्क्वायर प्लस जी आर
और 3 cos थीटा, तो cos थीटा 1 रख देंगे तो 3 माइनस 2, ये हो जाएगा 1, तो यहां से t मैक्स आ जाएगा m बाई आर यू स्क्वायर प्लस जी आर। इस साइड में से डायग्राम भी बना लेंगे। ए पॉइंट पर नीचे टेंशन मैक्सिमम की, और ऐसे ही हम लोग मिनिमम के लिए लिखेंगे। नोट कर लिया? तो वही जो भी यहां पर समझाया गया था वही यहां पर दिखा दिया गया कि लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन मैक्सिमम होगी, इतनी हो जाएगी, और हाईएस्ट पॉइंट पर मैक्स यहां पर जो है लोएस्ट पॉइंट पर मैक्सिमम हो जाएगी और हाईएस्ट पॉइंट पर मिनिमम हो जाएगी टेंशन। ठीक है, तो आप खुद सोचो क्या ये सब हमें रटने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं जरूरत है, जस्ट हमें इतना याद रखना है कि हमें बताया क्या गया था। बाकी अगर वो फॉर्मूला जो भी ऊपर बताया गया वो मेन फॉर्मूला है, वो याद अगर आपको है तो वो तो आप वैसे निकाल लेंगे एक लाइन में। जैसे आप सोचो यहाँ पर कि अगर आपको मैक्सिमम मिनिमम, तो यहाँ से अभी हम लोग पहले समझ चुके ना बिना कोई कैलकुलेशन के कि अगर मैक्सिमम है तो cos थीटा की वैल्यू 1 रखना है, तो 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1, यानी कि सीधे आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस जी आर, एम बाई आर तो रहेगा ही, और मिनिमम तो यही रख देंगे -1, तो क्या आ जाएगा -5 जी आर, तुरंत आ गया। तो वो सब रटने की जरूरत नहीं, बट ये मेन फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, और कहां पर होगा ये याद रखो। ठीक है, जैसे अगर आपको वो चीज याद रहती तो कहीं ना कहीं यूज हो जाता है, इसलिए मैंने डायग्राम बना दिया। कई बार कुछ चीजें होती है ना, डायग्राम दिमाग में आ जाता है। बताया गया था मैक्सिमम नीचे, मिनिमम ऊपर। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था आप क्या नीट में, नीट 2019 में, कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया। उसने कहा कि एक स्ट्रिंग में एक पत्थर को बांधकर ऐसे घुमाया जा रहा है, ठीक है, पत्थर या बॉल कुछ भी ले लो, तो उसको घुमाया जा रहा है, तो वो अगर टूटना होगा तो वो कहां पर ब्रेक होगा? कहां पर ब्रेक होगा? लोएस्ट पॉइंट पर, क्योंकि लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन क्या होगी? मैक्सिमम। तो अगर हम घुमाते जाएंगे तो टेंशन बढ़ेगी, लेकिन जब भी बढ़ेगी तो सबसे ज्यादा टेंशन कहां होगी? लोएस्ट पॉइंट पर। और अगर जब टूटना होगा तो ये यहीं पर आकर टूट जाएगा, क्योंकि उस लोकेशन पर टेंशन सबसे ज्यादा रहती। बस यही क्वेश्चन पूछा गया था 2019 नीट में। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं यहां पर कि ये जो केस है इसमें कुछ आगे पॉइंट्स हमें देखने हैं कि अगर हम इसे घुमा रहे हैं तो ये कब कंप्लीट रिवोल्यूशन करेगा और किस कंडीशन में नहीं। तो आप यहां पर सोचो कि ये जो पार्टिकल है ये जब घूमेगा तो ये जब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा इस लोकेशन पर, तो इस लोकेशन पर जब ये पहुंचता है तो यहां पर टेंशन या तो ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, तो भी ये पूरा सर्कल के फॉर्म में ही रहेगा, और या फिर इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब यहां पर पहुंचकर जस्ट टेंशन क्या हो जाए? 0। तो आप देखेंगे कि जब टेंशन 0 होगी तो यहां पर जो वेलोसिटी होगी वो 0
नहीं होगी, वेलोसिटी नॉट इक्वल टू जीरो। तो अगर वेलोसिटी जीरो नहीं हुई, टेंशन मान लिया जीरो, लेकिन वेलोसिटी जीरो नहीं हुई, तो ये इसको क्रॉस कर जाएगा, और जैसे क्रॉस करेगा यहां पर, ये वापस उसी सर्किल में घूमता हुआ चला जाएगा। यानी कि इन दोनों कंडीशन में तो इसका पाथ सर्कुलर रहेगा, लेकिन अगर यही टेंशन लेस देन जीरो हो जाए तो क्या इस चीज का कोई मतलब है? कोई मतलब ही नहीं। लेस देन जीरो होने का कोई मतलब ही नहीं। लेस देन जीरो का मतलब वो नेगेटिव टेंशन दिखा रहा है, और हम यहां पर देखेंगे कि इस चीज में ही यहां पर रहेगा, और अगर ये है तो इसका मतलब ये यहां पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव टेंशन का कोई मतलब नहीं। इसका मतलब अगर हम चाहते हैं कि ये पार्टिकल कंप्लीट सर्कुलर मोशन करे, तो कंप्लीट सर्कुलर मोशन के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? टी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ये नहीं। ठीक है, तो हम लोग यहां पर इसी चीज से देख लेते हैं, कंडीशन फॉर परफॉर्मिंग कंप्लीट रिवोल्यूशन, मतलब पूरा चक्कर लगाने के लिए क्या कंडीशन होगी। तो यहां पर जो टी मिनिमम है उसी को, जो भी आपको हमने बताया वही चीज लिखा गया है, टी मिनिमम मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। और टी मिनिमम की वैल्यू क्या है? एम बाई आर यू स्क्वायर माइनस 5gr, अभी ऊपर हम लोगों ने कैलकुलेट किया। तो अगर ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो है, तो आप सोचो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो इधर जाकर, यू स्क्वायर क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5gr, तो स्क्वायर हटाएंगे तो लग जाएगा रूट। यानी कि हमारे पास कंडीशन क्या आ गई? u ग्रेटर देन आर इक्वल टू रूट 5gr। बस ये कंडीशन आपको याद रखनी। तो u ग्रेटर देन आर इक्वल टू रूट 5gr, दिस इज कंडीशन फॉर लूपिंग द लूप। अगर आपसे कहा जाए कि कंडीशन फॉर लूपिंग द लूप, लूपिंग द लूप का मतलब बार बार अपने सर्किल को रिपीट करते रहना, तो इसके लिए कंडीशन बताओ, तो क्या कंडीशन होगी? u must be greater than or equal to रूट 5gr, मतलब लोएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो या तो इक्वल हो या ग्रेटर होनी चाहिए रूट 5gr के, तभी वो अपने सर्किल को बार बार यहां पर रिपीट करता जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लिया g की वैल्यू जैसे 10 है, तो हम रूट 5gr कैलकुलेट करें, तो g की वैल्यू मान लेते हैं 10 है, तो ये हो गया 5 इंटू 10, और मान लिया रेडियस है 2 मीटर। ठीक है, तो रेडियस अगर 2 मीटर तो 5 इंटू टू 10 इंटू 10 100, यानी कि बाहर क्या आएगा? 10, यानी कि रूट 5gr की वैल्यू क्या हो गई? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये स्पीड है ना, तो यूनिट तो वही आएगी ना, मीटर पर सेकेंड। अब आप सोचो, जैसे हम कहें कि यहां पर रूट 5gr आ रहा है 10, लेकिन हमने उसको लोएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी दी है, वो हमने वेलोसिटी दी है 8 मीटर पर सेकेंड। क्या ये कंप्लीट रिवोल्यूशन कर पाएगा? नहीं, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है वो कम से कम कितनी है? 10। लेकिन अगर हम 10 की बजाय 12 दे दें, आराम से करेगा। अगर हम 10 भी दे दें तो भी करेगा, लेकिन अगर हम 10 से कम कर देंगे तो नहीं कर पाएगा। तो बस यही पॉइंट है कि कंडीशन फॉर लूपिंग लूप, मतलब जो भी आप यहां पर सिचुएशन रख रहे हैं उसके हिसाब से जो स्पीड आ रही है, जो वैल्यूज है उसके हिसाब से आ रही 10। तो यानी कि आप लोएस्ट पॉइंट पर स्पीड या तो 10 दो या 10 से ज्यादा दो, उससे कम नहीं देंगे। अगर उससे कम देंगे तो वो कंप्लीट रिवोल्यूशन नहीं कर पाएगा। तो हम लोग इन तीनों कंडीशंस को ऑब्जर्व करेंगे ज्यादातर। जैसे अगर आप यहां पर देखो, तो ये तीन कंडीशंस फिर हमारे पास डेवलप हो रही इसको देखते हुए, और वो तीन कंडीशंस क्या हैं आप यहां पर देखते हैं। एक तो u ग्रेटर देन रूट 5gr हो गया, और एक कंडीशन क्या हो गई? इक्वल टू 5gr। तो फिर एक कंडीशन हो जाएगी, अब आप खुद बताओ, पहली कंडीशन में वो कंप्लीट रिवोल्यूशन करेगा? बिल्कुल। दूसरी कंडीशन में करेगा, लेकिन जस्ट लग जाएगा, जस्ट कंप्लीट रिवोल्यूशन। ठीक है, मतलब जस्ट वो अगर हल्का सा भी कम हो गया तो वो नहीं कर पाएगा, यानी कि जस्ट रिवोल्यूशन कंप्लीट कर देगा। लेकिन क्या इस कंडीशन में करेगा? मतलब इस कंडीशन में नॉट कंप्लीट रिवोल्यूशन। ठीक है, ये वाली कंडीशन आ जाएगी। तो आप इन तीनों कंडीशंस को देखो यहां पर, और इन तीनों कंडीशन से में क्या करना है ये आप समझ लो। तो मेन इसमें यही वाली कंडीशन है, इसलिए कई जगह पर सिर्फ यही वाली बता दी जाती है, इनके बारे में बताया नहीं जाता। लेकिन अगर कहीं रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो आप जान ही नहीं पाएंगे इसमें हमें क्या करना है, जबकि इसमें कुछ है नहीं, इसमें जस्ट हमें थ्योरेटिकल पॉइंट एक समझना है, और उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो इसलिए हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे। तो ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई जगह पर सिर्फ एक बताया जाता है, फिर जब आप हमारा देखेंगे तो आपको लगेगा यहाँ तो बहुत ज्यादा पढ़ा दिया गया। तो ये ज्यादा नहीं, ये पूरा कंप्लीट केस है। अधूरा केस है, सिर्फ आप इतना पढ़ लो तो अधूरा केस होता है। तो जब एक ही चीज पढ़ेंगे तो कम तो लगेगा ही। तो हम लोग तीनों कंडीशंस को समझ लेते हैं। ठीक है, तो वही यहां पर देखो लिख दिया गया है, ग्रेटर देन 5gr रूट 5gr पार्टिकल विल कंप्लीट रिवोल्यूशन, इक्वल टू रूट 5gr पार्टिकल विल जस्ट कंप्लीट रिवोल्यूशन, लेस देन रूट 5gr पार्टिकल विल नॉट कंप्लीट रिवोल्यूशन। ठीक है,
अब देखो हम पहली कंडीशन ले रहे हैं, पहली कंडीशन में कुछ आपको करना नहीं है, बस आप यहां पर देखना है कि जस्ट अगर u ग्रेटर देन √5gr, जैसे अभी हमने बताया √5gr मान लिया 10 आया और आपने 11 दे दिया, 12 दे दिया, कुछ भी दे दिया आपने, तो अगर u ग्रेटर देन √5gr है तो इन दिस केस, इस केस में क्या होगा, v और t के जो मेन फार्मूले हम लोगों ने याद किए, यही तो दोनों फार्मूले टिक कराए थे, तो ये दोनों फार्मूले जो हम लोगों ने याद किए हैं, इसी में बस आपको वैल्यूज डाल देनी, जो जो वैल्यू देगा, जो r है, थीटा है, u है, जो कुछ उसने दिया सब इसमें रख दो और सॉल्व कर लो, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं। तो यहां पर हम लोग इन्हीं को यूज करके, जैसे उसने कह दिया कि हमने इतनी स्पीड दे दी और आपको बताना है जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है तो बताओ वहां पर वेलोसिटी क्या होगी, जस्ट इसमें थीटा की जगह 60 रख दो, बाकी सारी वैल्यू रख दो, सॉल्व कर लो, यहां से v आ जाएगा और यहां से t आ जाएगा। ठीक है, तो बस ये आपको करना है, यहां पर इस केस में अलग से और कुछ नहीं करना। मेन आपका जो केस है वो ये वाला है, सेकेंड वाला, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि ज्यादातर यहीं से चीजें पूछी जाती हैं। अब ये जो यहां पर लिखी गई हैं सारी वैल्यूज, ये हमें बतानी है, तो हमें 3 जगह बताना है, तो या तो हम तीनों को अलग अलग कैलकुलेट करें, जैसे अभी हमने बताया ना कि थीटा अगर वो 30 डिग्री 60 डिग्री पर पूछ रहा है तो आप थीटा की वैल्यू रखो, तो जैसे 0 है तो यहां पर पहले 0 रखकर अलग सॉल्व करो, थीटा 90 रखकर अलग सॉल्व करो, फिर 180 रखकर अलग सॉल्व करो, तो 3 बार हमें पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग अगर एक ही बार में वो कैलकुलेशन करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो हम इस कैलकुलेशन को जनरल फॉर्म में कर लें कि u क्या है, यहां पर ये सेकंड केस है ना, u इज इक्वल टू √5gr, हम थीटा के फॉर्म में निकाल लें और फिर जो रिजल्ट आएंगे उसमें थीटा को रख रख कर हम चेक कर लेंगे क्या हो जाएगा, तो एक ही से सारे काम हो जाएंगे हमारे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग v लिखते हैं, साथ में लिखते रहो, यहां पर कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हमें दोनों लिखने हैं, यहां पर जो जगह आपके पास है वहां पर उसमें v भी निकालना है और t भी निकालना है। ठीक है, तो हम लोग पहले निकालेंगे v स्क्वायर, तो v स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, u स्क्वायर प्लस 2gr कॉस थीटा माइनस 1, यहां पर हम लोग रखेंगे पुट u इज इक्वल टू √5gr, v स्क्वायर हो जाएगा 5, रूट है स्क्वायर करेंगे, रूट हट जाएगा 5gr प्लस, इसे ओपन कर लेते हैं, 2gr कॉस थीटा माइनस